हेलो बच्चों, अभी आप सबको हम क्लास 10th का ज्योग्राफी पढ़ाने वाले हैं। ज्योग्राफी क्लास 10th का, ठीक है बच्चों। अगर इसमें हम बात करें, थोड़ा बेसिक जान लेते हैं ज्योग्राफी के बारे में। पहली चीज जो है भूगोल, हम इसे भूगोल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? भूगोल। जैसे भूगोल को इंग्लिश में जियोग्राफी कहते। क्या कहते हैं? जियोग्राफी कहते। क्या कहते हैं बच्चों? जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी। फिर अगर हम बात करें ज्योग्राफी के बारे में, तो भूगोल के लिए जो ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किए थे, किसके लिए? भूगोल के लिए। तो एक व्यक्ति था, नाम था एरेटोस्थनीज। क्या नाम था? एरेटोस्थनीज, ठीक है बच्चों। चलिए, फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट में कि क्लास 10th का अध्याय फर्स्ट देखेंगे, जिसका नाम है संसाधन एवं उपयोग, ठीक है बच्चों। इसमें पहली चीज हम देखेंगे कि संसाधन के बारे में समझेंगे, संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, इसमें अगर हम देखें संसाधन, तो कह रहा हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी जीव जंतु, वस्तु, पदार्थ जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, वे सभी क्या कहलाते हैं बच्चों? संसाधन कहलाते हैं। जैसे बस, किताब, साइकिल, ये सभी क्या है? यानी कि ये सभी मानव आवश्यकता को पूरा करते हैं। ये सभी आप पढ़ रहे हैं तो किताब आपको चाहिए। मान लीजिए कहीं आप क्लास जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं घूमने, तो आपको साइकिल चाहिए या बस चाहिए, यस नो? ये सभी क्या है? संसाधन है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, तो एक व्यक्ति था, नाम था जिम्मरमैन। क्या था बच्चों? नाम जिम्मरमैन। इसका एक कथन था। कथन क्या था? कथन ये था कि ये कहते थे कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। कौन बोला था? जिम्मरमैन। ये भूगोलवेद थे। और इसका कथन क्या था? कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे समझते हैं। अब हम देखते हैं कि संसाधन को बांटते हैं, और संसाधन को अगर बांटने की बात करें, निम्नलिखित आधार पर बांटा जा सकता है। संसाधन को ऐसे आप नहीं बांट सकते, बांट भी सकते हैं। मान लीजिए बोलिएगा प्रकृति संसाधन, मानव संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, ये भी सही है। बट हम अगर इसको आधार पे बांट दे, किसी न किसी आधार पे बांट दे, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। पहले हम अगर बांटते हैं, इसमें कह रहा संसाधन को या संसाधनों के वर्गीकरण ना निम्नलिखित के आधार पर किया गया, ठीक है बच्चों। पहला अगर हम देखें तो उत्पत्ति के आधार पे जैव और अजैव। क्या है? जैव और अजैव। दूसरा है उपयोगिता के आधार पर, कौन कौन? नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। इसमें कह रहा स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है बच्चों। फिर अगर हम देखें राष्ट्रीय संसाधन को, तो कह रहा जो विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन को संभाव्य संसाधन बांटा गया, विकसित संसाधन बांटा गया, भंडार संसाधन बांटा गया और संचित संसाधन में बांटा गया, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें शुरू से, कि उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर कितने वर्गों में? दो वर्गों में। वो है जैव संसाधन। क्या है? जैव संसाधन। और दूसरा है अजैव संसाधन, ठीक है बच्चों। चलिए, अगर हम बात करें कि जैव संसाधन किसे कहते हैं और अजैव संसाधन किसे कहते हैं, आप समझिए। कह रहा ऐसे संसाधन जो हमें जीवमंडल से प्राप्त हो एवं जिसमें जीव या जिसमें जीवन है, वे सभी क्या है? जैव संसाधन, ऐसे समझिए। अनेक वैसा संसाधन जो हमें सजीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं, वे संसाधन कैसा का संसाधन कहलाते हैं? जैव संसाधन, ठीक है बच्चों। चलिए, जैसे मनुष्य, ये भी क्या है? जैव संसाधन। जो है प्राणी जात, ये भी क्या है? जैव संसाधन, ठीक है बच्चों। अब आगे बात करते हैं अजैव संसाधन। क्या बात करते हैं बच्चों? अजैव संसाधन, ठीक है। चलिए, इसमें अगर देखें, कह रहे वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तु से बनाते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं? अजैव संसाधन, ठीक है बच्चों। जैसे चट्टान, धातु, ये सभी क्या? अजैव संसाधन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट कह रहे इसमें कि संसाधन को उपयोगिता के आधार पर बांटेंगे तो दो वर्गों में। कितने वर्गों में? दो वर्गों में। पहला नवीकरणीय, दूसरा
और नवीकरणीय। ठीक है बच्चों, चलिए अब समझते कि नवीकरणीय किसे कहते हैं। कह रहा वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, वे संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अब समझिए इसे। कह रहे नवीकरणीय संसाधन मतलब वैसा संसाधन जिसे हम एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, वे सभी क्या है, नवीकरणीय संसाधन। ठीक है बच्चों, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, विद्युत, वन एवं वन्य प्राणी, ये सभी क्या है, नवीकरणीय संसाधन। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट इसमें बात करते हैं और नवीकरणीय संसाधन। अब समझिए कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। क्या ऐसे संसाधन जिनका विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रिया द्वारा तथा इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं, ठीक ना, और इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो पुनः प्राप्त नहीं होते हैं, वे सभी क्या है, क्या अनवीकरणीय संसाधन। अब इसे समझिए। अगर हम बात करें अनवीकरणीय संसाधन, क्या वैसा संसाधन जिसे हम एक बार प्राप्त करने के बाद पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, अगर कर भी सकते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा, लाखों हजारों वर्ष लगेगा, इसीलिए जो है उसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, चलिए आप समझिए। इसमें देखिए स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया। स्वामित्व के आधार पर कितने, 4 वर्गों में। क्या व्यक्तिगत संसाधन, वैसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति के पास होते हैं। उदाहरण भूखंड, घर, बाग बगीचा, तालाब, कुआं इत्यादि, ये सभी क्या है, व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है बच्चों, अब समझिए। व्यक्तिगत संसाधन कहने का मतलब जो किसी खास व्यक्ति का हो, किसी निजी व्यक्ति का, उस पर किसी दूसरे व्यक्ति का अधिकार नहीं है, तो वे सभी संसाधन क्या कहलाते हैं, व्यक्तिगत संसाधन। नेक्स्ट है सामुदायिक संसाधन। क्या बच्चों, सामुदायिक संसाधन। अगर इसमें हम देखें सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं, कह रहे जिन संसाधनों पर या जिन संसाधनों का स्वामित्व समुदाय या समाज के पास होते हैं वे सभी संसाधन क्या कहलाते हैं, सामुदायिक संसाधन। अब समझिए। जैसे उदाहरण समझते हैं, चारागाह, तालाब, पार्क, शमशान, कब्रिस्तान, मंदिर। अब समझिए। कह रहा हमारे समाज में वैसा संसाधन जिसका उपयोग सब करते हैं और उसका मालिक भी सब हो सकते हैं, समाज भी हो सकते हैं, या मान लीजिए किसी मतलब सामुदायिक के किसी एक खास व्यक्ति हो सकते हैं, वो सभी क्या है, सामुदायिक संसाधन। जैसे उदाहरण में चारागाह, तालाब, पार्क, शमशान, कब्रिस्तान, मंदिर, वो सभी क्या है, सामुदायिक संसाधन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय संसाधन। क्या किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र के भौगोलिक के सीमा के भीतर मौजूद हो, उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन। समझिए अभी समझ। अब क्या रहा, राष्ट्रीय संसाधन मान लीजिए एक क्षेत्र है, ये एक देश है, और इसके अंदर जितने भी संसाधन पाए जाएंगे ना, इसके अंदर, इस सीमा के अंदर जितने भी संसाधन पाए जाएंगे वो होगा राष्ट्रीय संसाधन। कैसा होगा, राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है बच्चों, चलिए राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, आगे है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्या बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसको अगर समझे कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, इसको समझते हैं। क्या तट रेखा से 200 मील दूरी से खुले महासागरीय संसाधन पर किसी देश का अधिकार नहीं रहता। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की निगरानी में, इन्हें ही अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। समझिए अब इसको नेक्स्ट पॉइंट में ऐसे समझिए। जैसे अभी समझे कि ये एक सीमा, मतलब एक देश का एक सीमा है। ठीक है, ये सभी क्या है, एक देश का सीमा। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर तो किसी देश का संसाधन हो गया। ठीक है बच्चों, आप समझिए। अब इसके बाहर किसी देश का, इसके जो बाहर जो संसाधन जो भी है महासागरीय का, तो किसी देश का अधिकार नहीं है। तो वो जितने भी संसाधन होंगे ना, मान लीजिए तट से 200 किलोमीटर, तो क्या इसके बाद जितने भी संसाधन होंगे ना, उस पे किसी देश का अधिकार नहीं है, और वे सभी संसाधन जो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में समझते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, एक पॉइंट है कि नोट में कह रहा किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी तक का क्षेत्र जो है ना, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, इसको याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें कह रहा है अगर आगे बात करें तो विकास के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटे। कितने भागों में, 4 भागों में। किसके आधार पर, विकास के आधार पर।
पहला है संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं? कह रहा वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया, वे सभी क्या है? संभाव्य संसाधन है। आप समझिए, कह रहा वैसा संसाधन जो किसी क्षेत्र में विद्यमान यानी कि मिलता है परंतु उसका उपयोग नहीं किया गया। समझिए, मान लीजिए कोनो ऐसा संसाधन है और वो किसी जगह पे मिल रहा है लेकिन उसका उपयोग नहीं कर रहे, तो वो सभी क्या है? संभाव्य संसाधन। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। विकसित संसाधन। क्या बात करते हैं बच्चों? विकसित संसाधन। क्या बात करते हैं? विकसित संसाधन। कौन सा संसाधन? विकसित संसाधन। ठीक है बच्चों, चलिए इसमें अगर हम बात करें विकसित संसाधन में, इसमें कह रहा है वे संसाधन जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, वे सभी क्या है? विकसित संसाधन। अब संसाधन। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट है भंडारित संसाधन। क्या बच्चों? भंडारित संसाधन। अब कह रहा कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो उपलब्ध तो हैं लेकिन उसका इस्तेमाल जो है, उसका इस्तेमाल के लिए हमारे पास उचित टेक्नोलॉजी का अभाव है। ऐसे संसाधन को क्या कहा जाता है? भंडारित संसाधन। आप समझिए, उदाहरण हाइड्रोजन ईंधन। हमारे पास अभी हमारे पास हाइड्रोजन ईंधन जो है इस्तेमाल के लिए उचित टेक्नोलॉजी नहीं है। आप समझिए, कह रहा भंडारित संसाधन किसे कहते हैं? कह रहा वे संसाधन जो उपलब्ध तो हैं परंतु उसका उपयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उसके लिए उसको उपयोग करने के लिए हमारे पास वैसा टेक्नोलॉजी अभी नहीं आया, इसीलिए उसे उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो वे संसाधन क्या कहलाएंगे बच्चों? भंडारित संसाधन। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट कह रहा है संचित संसाधन। क्या कह रहा है बच्चों? संचित संसाधन। इसमें कह रहा है संचित संसाधन क्या होते हैं? कह रहा है वे संसाधन जिन्हें अभी तकनीकी ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में लाया जा चुका है परंतु इसका जो है उपयोग पर आरंभ नहीं हुआ है। आप समझिए, कह रहा है कि वे संसाधन जिन्हें अभी तकनीकी ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु उसका उपयोग नहीं किया गया है। समझिए, कह रहा संचित संसाधन उसे कहते हैं जिनका अभी जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी की सहायता से उस संसाधन का उपयोग कर सकते हैं परंतु अभी कर नहीं रहे हैं, तो वैसे भी क्या है? संचित संसाधन। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट है संसाधनों का विकास की बात करें। क्या कहते हैं बच्चों? संसाधनों की विकास की बात करते हैं। कह रहा मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी कि मानव जो है अस्तित्व को रखने के लिए संसाधन बहुत ही जरूरी है। अब मान लीजिए हमारे पास इतने बड़ी संसाधन है, जैसे हम मान लीजिए अभी फोन चला रहे हैं तो पढ़ाई हो रही है, मान लीजिए आप कहीं पे घूमने जाते हैं साइकिल से जाते हैं, या मान लीजिए आजकल कोई जिम हो, यानी कोई भी ऐसी चीज़, जैसे मान लीजिए फैक्ट्री है तो फैक्ट्री या कोई उद्योग खुल रहा है, तो जब तक विकास या मान लीजिए जब तक संसाधन नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। इसलिए कह रहा है कि मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट कह रहा है ऐसा विश्वास किया जाता था कि प्रकृति संसाधन की देन है, इसीलिए मानव द्वारा इसका अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित समस्या जो है पैदा होने लगी। आप समझिए, अब कह रहे संसाधन का जो है सही तरीके से हम लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसका अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं। जो चीज़ में जैसे मान लीजिए पानी का ले लीजिए, तो पानी अगर मान लीजिए आपको उपयोग है 10 लीटर का, ले लिया 20 लीटर 15 लीटर यानी कि बर्बाद कर लिए, तो इसीलिए क्या हो रहा है? इसमें समस्या उत्पन्न हो रही है। इसमें पहला है कि कुछ व्यक्तियों के लालचवश जो संसाधनों का ह्रास हो रही है। फिर कह रहा संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में है, जिससे समाज दो हिस्सों संसाधन संपन्न और संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बट गया संसाधन। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। कह रहा संसाधन के अंधाधुंध शोषण से विश्व पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गए हैं, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अपक्षय, पर्यावरणीय प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि क्या हुआ? समस्या आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया। अब समझिए, अगर हम बात करें सतत पोषणीय विकास की, तो इसमें कह रहा है कि यह आर्थिक विकास की प्रक्रिया जिसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण में बिना क्षति पहुंचाए
बिना हानि पहुंचाए वर्तमान तथा भविष्य पीढ़ी दोनों के जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अगर संसाधन को प्रयोग करते हैं तो कह रहे संसाधन सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं। नेक्स्ट कह रहा संसाधन नियोजन। अब समझिए क्या कहते हैं संसाधन नियोजन, मतलब क्या होते हैं। कह रहा ऐसे उपाय अथवा तकनीकी जिसके द्वारा संसाधन उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकते हैं वो क्या है, संसाधन नियोजन कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अब समझिए कह रहा भारत में अगर संसाधन नियोजन को समझते तो कह रहा जो संसाधनों की मदद से समुचित विकास करने के लिए यह जरूरी है कि योजना बनाते समय टेक्नोलॉजी, कौशल, संस्थागत बातों का ध्यान रखा जाए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में से ही भारत में संसाधन नियोजन एक प्रमुख जो है लक्ष्य रहा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम बात करें, नेक्स्ट में कह रहा है भारत में संसाधन नियोजन के मुख्य बिंदु के बाद बात करें। कह रहा भारत में संसाधन नियोजन के मुख्य बिंदु जो है निम्नलिखित है। अगर हम पहले देखें तो कह रहा पूरे विभिन्न प्रदेशों के संसाधन की पहचान कर उनकी तालिका बनाना हो, और कह रहा उपयुक्त कौशल, टेक्नोलॉजी, संस्थागत ढांचे सही से इस्तेमाल करते हुए नियोजन ढांचा तैयार करें। फिर कह रहा संसाधन नियोजन और विकास नियोजन के बीच तालमेल बैठाना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा संसाधन संरक्षण क्या होते हैं। कह रहा संसाधन का उचित प्रबंधन ताकि जल, भूमि तथा वनस्पति, मृदा इस प्रकार से प्रयोग करना कि भावी पीढ़ी की जरूरतों का भी ख्याल रख सके। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, चलिए तो आज तक ही आज की क्लास समाप्त। आप सबको कैसा लगा क्लास अपना कमेंट में राय दे। अगर किसी को कोई समस्या हो तो वो भी कमेंट में बताएं, आप सबका समस्या का समाधान मिलेगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद।